कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बीबीसी की कवरेज पर आपत्ति जताई है। The government has raised strong objections to the BBC's coverage of the Pahalgam terror attack. बीबीसी इंडिया के प्रमुख जैकी मार्टिन को लिखे पत्र में केंद्र सरकार ने बीबीसी की रिपोर्टिंग पर ये चिंता जताई है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या सिर्फ बीबीसी ही ऐसा करता है? और हमें इस भाषा से क्यों आपत्ति है? आज हम इन सब बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीबीसी ने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जगह बार बार इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर शब्द का इस्तेमाल अपनी रिपोर्ट्स में किया है। साथ ही ये भी गौर देने वाली बात है कि उमर अब्दुल्ला के लिए भी रीजन्स चीफ मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों के बजाय उग्रवादियों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी टेररिस्ट की जगह मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मीडिया द्वारा इस प्रकार की व्हाइट वॉशिंग पहले भी की जा चुकी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमले ने भारत को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 40 भारतीय सीआरपीएफ जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। यूएन द्वारा नामित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पुलवामा हमले के बाद भी मीडिया इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसी तरह की पक्षपातपूर्ण मीडिया कवरेज की गई थी। बीबीसी ने लगातार कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर कहा है, ये अनदेखी करते हुए कि 1947 में जम्मू कश्मीर भारत में कानूनी रूप से विलय हो गया था। ये सिर्फ शब्दों का चयन नहीं था, ये एक प्रयास था नैरेटिव बिल्डिंग का। लोगों द्वारा चुनी गई असेंबली द्वारा बनाए गए जम्मू कश्मीर के संविधान में भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब यदि भारतीय संविधान की बात की जाए, पार्ट 1 और शेड्यूल 1 में यही बात लिखी है, लेकिन बार बार इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर शब्द का प्रयोग मीडिया द्वारा क्यों किया जाता है? क्या ये भारत की संप्रभुता पर भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है? क्या भारत को एक आक्रमणकर्ता के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाता है? क्या ये आतंकवाद को स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने का दुष्प्रयास नहीं है? सिर्फ बीबीसी ने ही ऐसी भ्रांति को आगे नहीं बढ़ाया है। बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। उनकी हेडलाइन ने पुलवामा हमले को स्थानीय युवाओं का काम बताया, जबकि जैश ए मोहम्मद ने स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी ली थी। ये कोई टाइपो नहीं था, ये एक जानबूझकर लिया गया निर्णय था। भारत सरकार के पास पाकिस्तान की भूमिका के ठोस सबूत थे, जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली थी। इसको कम करके टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन ने पाकिस्तान की जगह भारतीय लोगों यानी स्थानीय युवाओं का काम बताया। इस तरह की सभी फ्रेमिंग भारत की आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई को कमजोर कर सकती है और सरकार के सुरक्षा प्रयासों पर संदेह पैदा कर सकती है। फिर हमारे पास द हिंदू है, जिसने पुलवामा को आत्मघाती हमला और हमलावर को जैश मिलिटेंट कहा, न कि आतंकवादी हमला और जैश आतंकवादी। जैसा कि हमने बताया, यूएन ने 2001 में जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, तो फिर द हिंदू ने किस बिना पर जैश आतंकवादियों को मिलिटेंट घोषित किया? ये बात समझ से परे है। बाकी अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत को इजी टारगेट समझती है। आप सोचिए, जब पिट्सबर्ग में लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे एंटी सेमिटिक टेररिज्म कहा था। जब ईस्टर संडे के दिन श्रीलंका में कई लोगों की हत्या की गई, तो बीबीसी और सीएनएन ने इसे रिलीजियसली मोटिवेटेड टेररिज्म के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन जब भारत में ऐसा हमला होता है, तो शब्दावली अचानक बदल जाती है। द किलर्स आर नो लॉन्गर टेररिस्ट्स, दे बिकम गनमैन, as done by BBC, Washington Post and Al Jazeera. They become militants as done by Reuters, New York Times and Associated Press. Or they are called rebels by Al Jazeera. And the act is not labeled as terrorism, but a shooting, a raid, or most perversely, a rare attack on tourists. सिर्फ टेररिस्ट और टेररिज्म को व्हाइट वॉश नहीं किया जाता, इस प्रकार की रिपोर्टिंग से देश को बांटने का काम भी किया जाता है। जैसे आप पुलवामा के बाद की द कैरवैन की रिपोर्टिंग ले लीजिए। कैरवैन ने हद ही पार कर दी। वीर गति को प्राप्त जवानों की जातिगत संरचना का विश्लेषण किया गया।
ये दावा किया गया कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले अर्बन हाई कास्ट हिंदूज इसमें कम थे। यही नहीं, कास्ट की टेबल में उन्होंने मुस्लिम कैटेगरी को भी रखा, जो कि कास्ट है ही नहीं बल्कि एक रिलीजन है। जब भारत शोक मना रहा था और दुख में एकजुट था, कैरवैन की रिपोर्ट ने जाति और धर्म के आधार पर उस एकता को तोड़ने की कोशिश की। एक बात और जो यहाँ महत्वपूर्ण है वो ये कि हिंसा कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। एशियन एज और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे आउटलेट्स ने हमलावर आदिल अहमद डार के सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किए गए अपमान की कहानियों पर जोर दिया। इस बात से वो क्या कहना चाहते थे? क्या वो ये बताना चाहते थे कि अगर उसके साथ कथित रूप से, एंड आई रिपीट, कथित रूप से सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा दुर्व्यवहार नहीं होता तो शायद वो आतंकवादी नहीं बनता? तो क्या उसने सही किया? क्या ये जैश की भूमिका को अनदेखा करके हमारे जवानों को ब्लेम करने का काम नहीं था? ये पत्रकारिता नहीं है, ये नैरेटिव बनाना है। हमलावर आदिल अहमद डार की उम्र तक मीडिया को मालूम नहीं थी। किसी ने कहा वो 19 साल का था, किसी ने कहा वो 20 साल का था, कई ने कहा वो 22 साल का था। मीडिया को उसकी उम्र तक सही से पता नहीं थी, लेकिन ये पता था कि वो आतंकवादी क्यों बना। वो आतंकवादी सुरक्षा बलों के कथित दुर्व्यवहार से बना। क्या ये नैरेटिव को बढ़ावा देने की जल्दबाजी नहीं थी? अब बात करते हैं भाषा क्यों महत्वपूर्ण है। भाषा एक टूल है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। कोई बात कैसे कही जाती है, किन शब्दों का चयन किया जाता है, ये अक्सर वास्तविक अर्थ से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लैंग्वेज इज इंटरेस्टिंग, लैंग्वेज इज फैसिनेटिंग, लैंग्वेज इज हाउ वी कम्युनिकेट विद वन अनदर, अ ट्रांसलेशन ऑफ फीलिंग इनटू वर्ड एंड बैक इनटू फीलिंग अगेन। लेकिन भाषा एक हथियार भी है। भाषा का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। ये काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जानबूझकर किया जाता है। इसलिए जब पत्रकार और एडिटोरियल बोर्ड कुछ खास शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सिर्फ खबर नहीं बता रहे होते हैं बल्कि वो आपका व्यू, थिंकिंग और नैरेटिव भी बदलना चाहते हैं। आतंकवादी को मिलिटेंट कहना कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और हिंसा को आजादी की लड़ाई के रूप में चित्रित करने का काम करता है। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करता है। इसलिए भारत के खिलाफ टेररिस्ट अटैक को रिपोर्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा पत्रकारिता की विफलता तो है ही, भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी है। ये एडिटोरियल कॉम्प्लिसिटी का उदाहरण है। ये भारतीयों की सफरिंग्स को कम दिखाने, कश्मीर और कश्मीरियों को भारत से अलग दिखाने और भारतीय संप्रभुता को कम करने का षड्यंत्र है। कमेंट्स में अपनी राय बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सच्चाई सामने आए। अगर आप फर्जी खबरों से लड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चर्चा में शामिल हों। जय हिंद, जय भारत।